हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिम्प्लीफिकेशंस का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हम लोग के पास में लिखा हुआ है क्या, इफ़ वी मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस बाई इटसेल्फ and divide the product by its reciprocal, 1826 by 27 is obtained, the original fractions is। क्वेश्चंस पूछा गया है, यदि हम लोग किसी भी भिन्न को उसी भिन्न से मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को यदि हम लोग क्या कर दे, उसके रेसिप्रोकल से यानी कि उसके वैध क्रम से भाग कर दे, तो भाग करने पर हम लोग को जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, 1826 by 27 इज ऑब्टेन। ठीक है ना, ये प्राप्त होता है। तो हम लोग से पूछा गया है कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है, ओरिजिनल फ्रैक्शंस क्या है। तो मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है वो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया x। ठीक है ना, क्या मान लिया x। अब क्वेश्चंस ने बोल के रखा है हम लोग को कि यदि हम लोग इस x को ना इस x से ही मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि फ्रैक्शंस को हम लोग फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई कर दे, देखिए खुद से मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट क्या आएगा बोलने से, सर जी ये x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। और इसको भाग किससे करना है बोल के बोल रहे हैं, बाई इस रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। ठीक है ना, इससे भाग करना है हम लोग को, क्लियर है। अब इससे भाग करने पर जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा, 1826 by 27, ये हम लोग को बोला गया है, क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो आंसर क्या आएगा, देखिए यदि मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर जाने के बाद में ये एक्स क्या होगा, ये आपका एक्स क्यूब होगा। और एक्स क्यूब का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 18 और 27 को 18 इंटू 27 कितना होगा, देखिए 18 इंटू 7 होगा आपका 126, 126 का 6 कैरी 12, 18 2 जो 36 एंड 12 कितना होगा 48 होगा, यानी कि 486, क्लियर है। और 26 के साथ में ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 512, कितना आएगा 512, बात क्लियर है। और नीचे आपका क्या 27, क्लियर। यदि मैं यहाँ से क्यूब को हटा दूँ तो इधर जाके क्या बनेगा, ये क्यूब रूट बनेगा, ठीक है। और हम लोग के पास में देखिए ये जो 512 है ये है आपका 8 का क्यूब, और जो 27 दिख रहा है यहाँ पर ये होगा आपका 3 का क्यूब। तो हम लोग के पास में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2/3। ये हम लोग का क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शंस होगा। बात आई समझ में। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 2/3। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए लिखा हुआ है क्या, 2/3 किसका, 90 का। ठीक है ना, 2/3 ऑफ 57, सॉरी 2/3 ऑफ 57 ये लिखा हुआ है। देखिए 2/3 किसका, 57 का। इज हाउ मच मोर देन 1/3 ऑफ 90, यानी कि 1/3 ऑफ 90, 1/3 ऑफ 90 से कितना ज़्यादा, ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से यदि मैं इसको 2/3 निकालूँ 57 का तो ये कितना आएगा, ये आपका जाएगा 19 टाइम, तो 19 इंटू 2 कितना होगा, 38 होगा। हो गया या नहीं होगा बताइए, ओके। 3 से यदि मैं 90 को भाग कर दूँ तो ये कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग से पूछा गया है क्या, ये जो 57 है ना, इसका 2/3 90 के 1/3 से कितना ज़्यादा है। तो हम लोग को पता है ये जो 38 है ना, ये बताइए 30 में कितना ज़्यादा होगा। तो बोलने से आपका उत्तर होगा क्या, सर जी ये तो 8 ज़्यादा है। बात आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है क्या, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस which should be subtracted from the sum of these numbers, these fractions, so that the result becomes a whole number। हम लोग से पूछा गया है कि हम लोग को वो छोटी से छोटी भिन्न घटाना है, किससे, इन दिए गए भिन्नों से, कि घटाने पर जो रिजल्ट आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, एक पूर्ण संख्या के बराबर, यानी कि होल नंबर के बराबर आएगा। अब देखते हैं हम लोग ये होल नंबर किसे बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर का मतलब होता है, देखिए मैंने कोई नेचुरल नंबर इस प्रकार से लिख लिया 1 2 3 4 5, इस प्रकार से मैंने बहुत सारे नेचुरल नंबर लिखा है यहाँ पर n टर्म तक। ठीक है ना, यदि इस नेचुरल नंबर में ना 0 को भी मैं इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, इफ 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर देन इट बिकम्स अ होल नंबर। बात है समझ में। यदि हम लोग 0 को ना नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर देना तो वो बन जाता है क्या है, पूर्ण संख्या। बात है समझ में। तो हम लोग को क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि हम लोग वो कौन से छोटे भिन्न को हम लोग घटाए इनके योग से, कि घटाने पर संख्या क्या बनेगी, एक पूर्ण संख्या। बात है समझ में। चलिए सबसे पहले इसका निकालते सम। तो 1 3/4 का मतलब होता है ये आपका 7/4, ठीक है, प्लस 2 1/2 का मतलब होता है ये आपका 5/2। नेक्स्ट क्या हम लोग के पास में 12 5 7/12, तो ये आपका आ जाएगा 12 5 जो 60 एंड 7 67 हो जाएगा।
12 प्लस क्या है 3 3 जो 9 प्लस 1 कितना 10, ठीक है ना, 10/3। और नेक्स्ट हम लोग के पास में 4 2 जो 8 एंड 1 कितना होगा 9, 9 बाई कितना होगा ये 4 होगा या नहीं होगा बताइए। यदि मैं इसका एलसीएम लूँ ना तो एलसीएम कितना आएगा, सबको पता ही है एलसीएम कितना आने वाला है। एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जो 12, 3 इंटू 7 कितना होगा ये 21 होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ? तो चलिए नेक्स्ट 2 से 6 टाइम्स 6 इंटू 5 कितना 30, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट 12 से 1 टाइम 1 इंटू 67 ये तो आ जाएगा 67 प्लस। नेक्स्ट देखिए 3 से 4 टाइम 4 इंटू 10 हाउ मच 40। चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट देखते हैं 4 से 3 टाइम 3 इंटू 9 कितना होगा 27। क्लियर है ना? आप सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना आएगा देखिए 7 7 14 एंड 1 15। ओके फाइन। 2 and 4 6 6 and 6 12 12 and 3 15 15 2 17 and 1 कैरी हाउ मच 18 185 बाय हाउ मच 12, ठीक है। तो ये हम लोग के पास में सम होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में दिए गए फ्रैक्शनों का सम। अब हमको ना इनमें से घटाना है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस को घटाना है। तो घटाने पर जो रिजल्ट आएगा ना वो एक पूर्ण संख्या आएगी, यानी कि पूर्ण संख्या का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर आएगा। बात आई समझ में? एक होल नंबर आएगा। तो हम लोग किसको घटाएंगे? तो देखिए हम लोग के पास में 4 ऑप्शन है, हम लोग किसी भी एक ऑप्शन को पिक करेंगे और चेक करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि हम लोग का आंसर है 5/12, ठीक है 5/12। तो मैंने 5/12 को माइनस किया तो क्या रिजल्ट आया मेरे पास में देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा 12, ठीक है ना। अब ये 185 माइनस 5 कितना होगा ये 180, ठीक है ना। अब इसको कैंसिल करने पर ये कितनी बार जाएगा 15 बार। तो देखिए ये 15 जो आया ना रिजल्ट हम लोग के पास में कितना आया 15 आया। अब हम लोग को चेक करना है कि एक 15 जो है ना ये 15 एक होल नंबर है या नहीं। तो यस सर इट इज़ अ होल नंबर। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। बात आई समझ में? पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि संख्या फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? चलिए तो देखिए 15 क्या है? एक होल नंबर है। इसका मतलब जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 5/12। क्लियर है ना? तो देखिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए रोहित वॉज आस्क्ड टू फाइंड 7/9 ऑफ ए फ्रैक्शंस बट ही मेड अ मिस्टेक बाय डिवाइडिंग द गिवन फ्रैक्शंस बाय 7/9, ठीक है ना, and got his answer which exceeded the correct answer by 8/21। the correct answer is, हम लोग से बोला गया है कि रोहित को ना किसी भिन्न का 7/9 भाग फाइंड आउट करने के लिए बोला, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने मिस्टेक कर दिया एक कि उसको करना था मल्टीप्लाई और उसने कर दिया फ्रैक्शंस को भाग, ठीक है ना, डिवाइड कर दिया 7/9 से, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका जो आंसर आया ना वो कितना आया, कितना ज़्यादा आया 8/21 भाग उसका आंसर ज़्यादा आया। तो हम लोग से पूछ रहा है कि जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शंस क्या है, फ्रैक्शंस को मान लेते हैं एक्स। फ्रैक्शंस को क्या मान दिया, फ्रैक्शंस को मान लिया एक्स। ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शंस है। बात आई समझ में? यदि हम लोग को फ्रैक्शंस मिल जाए तो फिर हम लोग को आंसर भी मिल जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। अब उनको बोला गया था क्या, आप ना फाइंड आउट कीजिए 7/9 भाग फ्रैक्शंस का। उनको फाइंड करने के लिए बोला था क्या, फाइंड करने के लिए उसको बोला था आप ना 7/9 यानी कि 7/9 भाग फाइंड कीजिए किसका, दिए गए फ्रैक्शंस का, जैसे हम लोग ने माना है क्या यहाँ पर x। लेकिन उसने 7/9 फाइंड आउट करने के बदले उन्होंने ना इस फ्रैक्शंस को ना डिवाइड कर दिया किससे, क्वेश्चन से बोल रहा है कि इसको ना डिवाइड कर दिया उसको उसने 7/9 से। तो उसके पास में जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा बताइए। यदि मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो ये 9x बाई क्या होगा 7 होगा या नहीं होगा बताइए, ठीक है। उनको ये मिला। और जो क्वेश्चन है ना, यानी कि प्रश्न अनुसार यदि हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उनको मिलना चाहिए था आंसर 9x/7। ये उनको मिला क्या 9x/7, मिलना चाहिए क्या 7x/9 मिलना चाहिए था। जिस कारण से क्या हुआ कि उनको मिला तो ये मिलना चाहिए था ये, जो कि क्या है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 8/21 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 63। 7 से 9 टाइम 9 इंटू 9 कितना होगा 81x माइनस 9 से 7 टाइम 7 इंटू 7 कितना होगा 49x। बात क्लियर है? इज इक्वल टू क्या होगा आपका 8/21, ठीक। चलिए अब देखिए 21 से इसको कैंसिल करें ना तो ये फिर 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 81 माइनस 49 कितना होगा बताइए, ये तो होगा आपका 32x। नीचे हम लोग के पास पे 3 और ये देखिए 3 इंटू 8 कितना होगा ये 24 होगा इधर में। बात आई समझ में? चलिए अब x का वैल्यू निकालते तो ये कितना आएगा बताएं, बोलने से आपका आ जाएगा सर ये नीचे ऊपर तो 24 है, नीचे कितना आएगा, नीचे तो 32 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका देखिए 8 3 से 24,
8 4 जो 32, तो 3/4 आ जाएगा हम लोग का फ्रैक्शंस। लेकिन ये होगा हम लोग का फ्रैक्शंस। क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग से बोल रहा है कि सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर क्या है, सही उत्तर तो देखिए उनको फाइंड आउट करने के लिए बोला था आपका ये 7 उनको फाइंड आउट करने के लिए बोला था क्या 7/9 ऑफ x। तो सही उत्तर यहीं पर होगा ना। अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि 7/9 तो यहाँ पर लिखना है और x का मान यहाँ पर पुट कर देना हम लोग को, ठीक है ना। x का मान कितना है 3/4, हम लोग x का मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना आंसर आएगा बताइए, 3 3 = 9, तो 7/3 4 = 12, 7/12। तो ये क्या होगा, सही उत्तर होगा। बात आई समझ में। चलिए लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। अ फार्मर डिवाइड्स हिज हर्ड ऑफ काउज अमोंग हिज 4 सन्स। एक किसान है जो अपने गायों को अपने 4 बेटों में क्या कर देता है, बांट देता है। और बांटता इस प्रकार से है कि फर्स्ट सन गेट्स 1/2 ऑफ द हर्ड, ठीक है ना। जो पहला पुत्र है यानी कि जो पहला बेटा है उनको कितना मिलता है, आधा मिलता है, ठीक है। सेकंड वाले को कितना मिलता है 1/4, और थर्ड वाले को मिलता है कितना 1/5, और जो फोर्थ सन है उसको मिलता है कितना 7 काउज। द टोटल नंबर ऑफ काउज इन दी हर्ड। हम लोग से पूछा है कि टोटल गाय कितनी है, बहुत ही सिंपल है, देखना है। अब हम लोग के पास में ना यहाँ पर उस किसान के पास में 4 बेटा है, देखो फर्स्ट बेटा, सेकंड बेटा, थर्ड बेटा, ये तीसरा बेटा लिख लिया यहाँ पर हम लोगों ने। अब हम लोग लिख लेते चौथा बेटा भी, यहाँ पर देखिए चौथा बेटा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस बोल रहा है कि फर्स्ट वाले को ना कितना मिला, आधा मिला। सेकंड वाले को कितना मिलना बोलने से, सेकंड वाले को देखिए फर्स्ट वन गेट हाफ एंड द सेकंड वन गेट 1/4, कितना मिल रहा है उसको 1/4, ठीक है ना, 1/4 मिला। देखिए सेकंड वाले को, दूसरे पुत्र को 1/4 मिला। तीसरे को कितना मिला बोलने से 1/5 मिला। और चौथे को कितना मिला बोलने से, चौथे को 7 गाय, कितना 7, इनको मिला है नंबर में, दूसरे को मिला है फ्रैक्शंस में। बात क्लियर है। चलिए हम लोग से पूछा है कि झुंड में गायों की कुल संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो देखिए दे गए जो फ्रैक्शंस है ना, हम लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल होता है। आप लोग ना जो फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है ना, ये देखिए 2 4 और 5, इसका ले लीजिए एलसीएम और वैल्यू को कीजिए यूनिट फॉर्म में कंसीडर। बात आई समझ में। तो 2 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 20। तो मान लेते हैं कि जो टोटल गाय है ना वो कितना है 20 यूनिट्स है। बात क्लियर है। मैंने गायों की संख्या कितनी मान ली 20 यूनिट्स, ये मैंने मान लिया टोटल। बात क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए पहले वाले सन को कितना मिला, हाफ मिला, यानी कि किसका हाफ बोलने से टोटल का हाफ। टोटल कितना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का आधा कितना होगा 10 यूनिट। होगा या नहीं होगा बताइए। ओके बहुत बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट दूसरे वाले को कितना मिला 1/4। 1/4 का मतलब कितना होता है, 20 का 1/4 कितना होगा बताइए, 20 का 1/4 होता है आपका 5। कितना होगा 1/4 मतलब 5, ठीक है ना। तो देखिए दूसरे वाले को कितना मिला बोलने से 5 यूनिट काउ, लेकिन ये बात कर रहा हूँ मैं यूनिट में, ठीक है ना, दोनों ही यूनिट में। अब तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले को कितना मिला है 20 का 1/5 मिला है। अब खुद बताइए 20 का 1/5 कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए माइंड ही काफ़ी है, ठीक है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि तीसरे को मिला 4 यूनिट ऑफ काउच, ठीक है। अब तो चौथे को देखो कितना मिला बोलने से, देखिए चारों को मिला के ना 20 यूनिट काउ है चारों के पास में, ठीक है ना। अब पहले वाले को 10 मिला, सेकंड वाले को 5 और 5 मिला, और तीसरे वाले को कितना मिला 4 मिला। तो चौथे को कितना मिलेगा बोलने से, देखिए तीनों को मिला के तो 19 तो मिल चुका है, तो चौथे को कितना मिलेगा 1 यूनिट। तो देखिए फोर्थ सन को कितना मिलेगा, कितना काउ मिला बोलने से हम लोग बोलेंगे कि देखिए उनको तो मिला है 1 यूनिट। कितना मिला है 1 यूनिट। बात आई समझ में, जो कि कितने गाय के बराबर है 7 गाय के बराबर है, ठीक है ना। 1 यूनिट 7 गाय के बराबर है। तो हम लोग से पूछा गया है झुंड में गायों की कुल संख्या। तो बताइए आप लोग खुद एक बार मुझको बताना कि झुंड में कुल गायों की संख्या कितनी है। हम लोगों ने माना था 20 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना है 7 गाय। तो बताइए 20 यूनिट बराबर कितना गाय होगा, तो ये हो जाएगा 140। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, देखिए लिखा हुआ है क्या, अ बॉय रेड 3/8 ऑफ ए बुक वन डे एंड 4/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन अनदर डे। इफ देयर वर 30 पेजेस अनरेड, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। ये हम लोग के पास में क्वेश्चन है। यानी कि एक जो लड़का है ना
वो एक दिन में एक किताब का ना 3/8 भाग पढ़ता है, ठीक है। और जो शेष भाग है ना, शेष भाग का 4/5 भाग ना वो दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अभी भी उनको 30 पेज क्या करना है, पढ़ना बाकी है अभी भी उनको, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है कि ओवरऑल कितने पेजेज है बुक में। तो बहुत ही सिंपल है, देखना है हम लोग को क्या करना है। देखिए सेम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम लोग ने आगे वाले क्वेश्चन को किया था। देखिए 3/8 फ्रैक्शंस को लिखना है जैसे पहले लिखा था, ठीक है। इस प्रकार से फ्रैक्शंस को लिख लिया। अब यहाँ पर है, देखिए उन्हें फर्स्ट दिन कितना पढ़ा पता नहीं है, सेकंड दिन कितना पढ़ा पता नहीं है, ठीक है ना। अभी पढ़ने के लिए रिमाइंडर कितना है, अभी और कितना पढ़ना बाकी है बोलने से सर जी पढ़ने के लिए तो कितना बाकी है, तो हम लोग बता देंगे क्योंकि अभी पढ़ने के लिए बाकी है कितना पेज, 30 पेजेस, ठीक है। ये पढ़ने के लिए अभी भी बाकी है। बात ही समझ में यहाँ तक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ना 8 और 5 यानी कि जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका लेंगे एलसीएम। तो मैंने ले लिया दोनों का एलसीएम और लिख दिया यहाँ पर, देखिए ऊपर में लिख दिया मैंने 40, 8 × 5 कितना 40। तो 40 यूनिट जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसी को ही हम लोग मान लेते हैं ये टोटल है, ये टोटल है जो करना है, ठीक है ना। उनको इतना पेज पढ़ना है, 40 पेजेस पढ़ना है। अब देखो उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे उन्होंने कितना पढ़ा है 3/8। उन्होंने फर्स्ट डे पढ़ा 3/8। देखिए उन्होंने 3/8 पढ़ा फर्स्ट डे, कितने का 40 का, ठीक है ना। तो कितना पढ़ा बोलने से 5 × 3 15 यूनिट पेजेस पढ़ दिया। ये यूनिट फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ मैं। उन्होंने फर्स्ट डे पढ़ा 15 यूनिट। अब सेकेंड डे कितना पढ़ा बोल के यदि हम लोग फाइंड आउट करें ना इसको सेकेंड डे वाला, तो सेकेंड डे में उन्होंने पढ़ा है 4/5। देखिए सेकेंड डे में उन्होंने पढ़ा है 4/5, लेकिन किसका, रिमाइंडर का। अब देखिए 40 पेजेस था पढ़ने के लिए, 40 यूनिट ऑफ पेजेस था पढ़ने के लिए, जिसमें से उन्होंने 15 पेजेस पढ़ लिया है। तो अब बचा हुआ पेज कितना है बोले सर जी 25 होगा, क्योंकि 15 यूनिट तो पढ़ चुका है, अब 25 पढ़ना बाकी है। तो ये कितनी बार जाएगा 5 टाइम, तो 4 × 5 हाउ मच 20। तो देखिए बात क्लियर है। तो उन्होंने सेकंड दिन कितना यूनिट पेज पढ़ा बोलने से सर जी उन्होंने सेकंड दिन पढ़ा 20 यूनिट पेजेस। बात आई समझ में। देखिए उन्होंने ना 2 दिन में कितना पढ़ दिया बोलने से 15 और 25 यूनिट 35 यूनिट क्या कर दिया उन्होंने पढ़ दिया, ठीक है। और पढ़ने के लिए कुल पेजेस कितना था 40 यूनिट था। अब देखिए 40 यूनिट ऑफ पेजेस में उन्होंने फर्स्ट डे और सेकंड डे मिला के 35 यूनिट पढ़ दिया है। तो अभी पढ़ने के लिए कितना बाकी है बोलने से 5 यूनिट पेजेस अभी भी बाकी है। बात क्लियर है ना। 5 यूनिट पेजेस अभी भी बाकी है, जो कितने पेजेस के बराबर है 30 पेज के बराबर। क्लियर है ना। अब देखिए 5 यूनिट बराबर 30 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 6। क्लियर है। 1 यूनिट बराबर कितना आया 6। चलिए बहुत बढ़िया है, 1 यूनिट बराबर तो 6 आ गया। हम लोग से पूछा जा रहा है क्या, हाउ मेनी पेजेस डिड द बुक कंटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। बुक में कुल पेजों की संख्या कितनी है हम लोग से ये पूछा गया है। तो देखिए बुक में कुल पेजों की संख्या हम लोगों ने माना था कितना 40 यूनिट, ठीक है ना। और 1 यूनिट बराबर 6 पेज है, तो बताइए 40 यूनिट बराबर कितना पेज होगा। तो 4 × 6 कितना होगा, ये आपका 24 यानी कि 240 पेजेस होगा ओवरऑल पेजेस। तो आंसर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, देखिए लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन नंबर 7 में, इन ए classroom there are certain number of benches. If 6 students are made to sit on a bench, then to accommodate all of them one more bench is needed. However, if 7 students are made to sit on a bench, then after accommodating all of them space for 5 students is left. What is the total number of the students in the class? यानी कि पूछा गया है कि किसी क्लासरूम में ना, किसी कक्षा में निश्चित संख्या में बेंच होते हैं, ठीक है ना। मीन्स सर्टेन नंबर ऑफ बेंच है किसी क्लास में, और यदि मैं हर एक बेंच में ना 6 छात्रों को बिठा दूँ, 6 स्टूडेंट्स को बिठा दूँ, तो उन सभी को ना बिठाने के बाद में क्या होता है कि एक बेंच की और आवश्यकता होती है। बात आई समझ में। एक और बेंच की ज़रूरत पड़ती है यदि हम लोग एक बेंच में 6 स्टूडेंट को बिठा दे तो, ठीक है ना। 1 more bench is needed। यदि हम लोग ऐसा ना करके ना हम लोग हर एक बेंच में ना 7 स्टूडेंट को बिठा दे, तो बिठाने पर क्या होता है कि अब देखिए सभी स्टूडेंट्स को बिठाने के बाद में ये पता लगता है कि अभी भी 5 स्टूडेंट्स के लिए जगह क्या बची है,
बात आई समझ में। 5 स्टूडेंट्स के लिए अभी भी जगह क्या है, खाली है। तो हम लोग से पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या है। बात क्लियर है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। हम लोग लेते हैं इसको, थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, पेन का भी कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने मान लिया कि टोटल बेंच जो है ना क्लास में, टोटल बेंच मैंने मान लिया क्लास में टोटल बेंच कितने, x। और ये भी मान लिया कि स्टूडेंट जो है ना एक बेंच में, स्टूडेंट इन ईच बेंच, ठीक है ना, इन ईच बेंच, हर एक बेंच में कितने छात्र है बोल के पूछा जाए तो ये अभी हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपका टोटल स्टूडेंट्स। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। क्लियर है, टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब क्या करना है, देखिए मैंने माना था कि टोटल नंबर ऑफ बेंचेस कितना है, x। अब देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 6 छात्रा को ना एक बेंच पे बिठाया जाता है, तो देखिए एक बेंच में कितने छात्रों को बिठाया जा रहा है, स्टूडेंट्स इन ईच बेंच 6। तो देखिए क्या किया कि जब मैंने हर एक बेंच में ना 6 स्टूडेंट्स को बिठाया तो मुझको और एक बेंच की यहाँ पर क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। पहले बेंच था कितना, x। क्लियर। अब देखिए, जब मैंने एक बेंच में 6 स्टूडेंट्स को बिठाया तो मुझको और एक बेंच की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी। क्लियर है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, आप लोग खुद बताइए। तो देखिए, एक बेंच में 6 स्टूडेंट्स और हम लोग के पास में नंबर ऑफ बेंचेस कितना अभी, x+1। तो ये हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन हम लोग से ये बोल रहा है कि यदि हम लोग ना एक बेंच में 6 स्टूडेंट्स को ना बिठा के 7 स्टूडेंट्स को बिठाता तो हम लोग के पास में तो कुल बेंचों की संख्या थी x, ठीक है ना। यदि हम लोग एक बेंच में कितने स्टूडेंट को बिठाते, 7 स्टूडेंट्स को बिठाते, तो हमारे पास में कुल बेंच थे कितने, x। तो कितने स्टूडेंट्स होते, 7x स्टूडेंट होते। लेकिन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि देखिए, यदि हम लोग 7 छात्रों को बिठा देना एक बेंच में, तो अभी क्या होता है कि 5 छात्रों के लिए जो जगह है ना वो बचती है। तो इसका मतलब अभी क्या है कि हम लोग के पास में 5 छात्र कम पढ़ रहे हैं। बात क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। देखिए, यानी कि जो कंडीशन 1 था, कंडीशन 1 के अनुसार ये हम लोग का टोटल स्टूडेंट्स था, और कंडीशन 2 के अनुसार हम लोग के पास में ये हम लोग का इक्वेशन है। बात आई समझ में। और दोनों ही इक्वेशंस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। तो बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। बताइए, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, 6x+6। बात क्लियर। चलिए, बराबर क्या होगा, 7x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करें ना, यदि 6x को इधर लेके आए आप लोग तो क्या आएगा बताइए, और 5 को इधर लाए तो ये 6 और 5 11, 7x माइनस 6x, ये x का मान आ जाएगा। और हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, छात्रों की कुल संख्या। और हम लोग को पता है कि छात्रों की कुल संख्या या तो ये होगा या तो ये वाला होगा या नहीं होगा बताइए। तो चलिए निकालते हैं यहीं से। तो देखिए, हम लोग से पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना होगा बोलने से, टोटल ना 6 × x+1। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x+1। x+1 का मतलब होता है, देखिए x मतलब है 11, 11 + 1 कितना, 12। तो 12 × 6 कितना होगा, 72। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 72 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ध्यान से, खुद से करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, each boy contributed rupees equal to the number of girls and each girls contributed rupees equal to the number of boys in a class of 60 students. If the total contributions thus collected is rupees 1600, how many boys are there in the class? किसी क्लास में ना कुल छात्रों की संख्या है 60, ठीक है, जिसमें क्या आपका बॉयज़ एंड गर्ल्स है। हम लोग को पता नहीं है कितना बॉयज़ है कितना गर्ल्स है। बात आई समझ में। अब ये बोला जा रहा है कि हर एक लड़के ना लड़कियों के संख्या के बराबर क्या करता है, योगदान करता है, ठीक है। देखिए, ईच बॉय कंट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि हर एक लड़के लड़कियों की कुल संख्या के बराबर क्या करता है, कंट्रीब्यूशंस करता है। और ठीक उसी प्रकार से जो हर लड़कियां है ना, हर लड़की क्या करती है कि लड़कों के कुल संख्या के बराबर योगदान करती है। और टोटल जो कलेक्शंस हुआ है, टोटल कलेक्शंस कितना है, 1600 रुपये। हम लोग को बताना है क्या,
क्लास में कुल कितने लड़के थे, बात आई समझ में। तो मान लेते हैं लड़के कितना है x, क्लियर। तो लड़कियाँ कितना होगी बोलने से सर लड़कियाँ होगी आपका 60 - x। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को बॉयज़ तो मिल गया और गर्ल्स भी मिल गया। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं कि कंट्रीब्यूशंस किस प्रकार से किया है दोनों ने, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशंस। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में, देखिए लड़कों ने किया लड़कियों की संख्या के बराबर कंट्रीब्यूशन, यानी लड़कों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया बोलने से 60 - x। लड़कियों ने कितना कंट्रीब्यूशन किया बोलने से सर जी लड़कियों ने किया x लड़कों की संख्या के बराबर, बात आई समझ में। तो टोटल कलेक्शंस कितना हुआ बोलने से, कलेक्शंस देखिए लड़कों की कुल संख्या है x और हर एक लड़का इतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो बताइए लड़कों से कितना कलेक्शंस होगा बोलने से सर जी लड़कों से कलेक्शंस होगा x × 60 - x। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब लड़कियों द्वारा किया गया कलेक्शंस कितना होगा बोलने से सर जी 60 - x × x, बात आई समझ में। तो बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितना कलेक्शंस किया बोलने से इतना कलेक्शंस किया होगा, क्लियर है। चलिए यदि मैं इसको मल्टीप्लाई जोड़ दूँ ना, यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा, ये आपका 2x 60 - x, ये होगा आपका कुल कलेक्शंस। और क्वेश्चंस बोल रहा है ये जो 2x 60 जो x है ना 60 - x, ये कितने रुपए के बराबर है, 1600 रुपये के बराबर है, क्योंकि कलेक्शंस तो इतना ही हुआ है ना। तो देखिए कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, 2 से कितनी टाइम 800 टाइम, बात क्लियर है। चलिए अब देखिए हम लोग के पास में आ गया x × 60 क्या है x इज इक्वल टू कितना है 800, बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए या तो हम लोग ऑप्शंस को पिक करेंगे और यहाँ पर रखेंगे, या तो फिर हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट एज्यूम करेंगे, कोई एक वैल्यू उठाएंगे यहाँ से ऑप्शन से। देखिए यहाँ पर जो डाटा इनएडिक्वेट है ना, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि डाटा सफिशिएंट है यहाँ पर, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो देखिए तो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, देखिए हम लोग को लाना है कुल 800, ठीक है ना। तो मान लेता हूँ x का जो मान है ना वो 20 मैंने मान लिया, क्योंकि मुझको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो देखिए x बराबर मैंने यदि 20 मान लिया, तो बताइए 60 - 20 कितना होगा 40, और 40 × 20 कितना होता है, ये 800 होता है। इसका मतलब साफ है कि जो x का मान होने वाला है वो कितना होने वाला है 20 होने वाला है, यदि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है तो, ठीक है ना। तो हम लोग से पूछा गया है छात्रों मतलब कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने लड़के हैं, ये पूछा गया है। तो बताइए x मैंने किसको माना था, x लड़का है या लड़की, x मतलब है लड़का, इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है 20, बात आई समझ में। ऑप्शन में 20 नहीं है, तो आप लोग इस डाटा इनएडिक्वेट के बदले यहाँ पर लिख सकते हैं 20, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 20, क्लियर है ना। चलिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में लाने की कोशिश मत करना, नहीं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है क्या, देखिए इन एन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अलॉटेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all 90 questions, a student got a total of 387 marks. The total number of questions attempted wrong were, देखिए हम लोग से पूछा गया है किसी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में कुल 90 क्वेश्चंस थे। अब इस 90 क्वेश्चंस में से क्या हुआ, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस गलत किया और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने करेक्ट किया, बात आई समझ में। चलिए ठीक है यहाँ तक, और हर एक करेक्ट आंसर के लिए उनको मिलता है 5 मार्क्स, और यदि एक क्वेश्चन गलत हो जाए ना तो फिर वहाँ पर काटा जाता है कितना मार्क्स, 2 मार्क्स काटे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक स्टूडेंट ने क्या किया कि पूरे 90 में से 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करने के बाद में उनको कितना मार्क्स मिला 387 मार्क्स मिला। हम लोग से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि उन्होंने गलत किए, ठीक है ना, हम लोग से ये पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया है कितना क्वेश्चंस, x नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने गलत किया है। तो बताइए अब करेक्ट कितना किया होगा, करेक्ट तो 90 - x किया होगा, क्योंकि आप खुद बताइए कि 90 में से x गलत हो जाए ना तो करेक्ट कितना होगा बोलने से 90 - x होगा। और यदि मैं स्कोर की बात करूँ ना, स्कोर की, तो खुद आप लोग मुझको ये बताइए कि उन्होंने 90 क्वेश्चन में से करेक्ट कितना किया है 90 - x, और रॉन्ग कितना किया है x क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर उनको कितना मार्क्स मिल रहा है 5 मार्क्स। उन्होंने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं बोलने से सर जी 90 - x क्वेश्चन उन्होंने क्या किया है करेक्ट किया है।
देखिए उन्होंने किया है 90 माइनस एक्स क्वेश्चन करेक्ट, तो ये उसका स्कोर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट के लिए। और नेगेटिव उनका कितना जा रहा है कि देखिए हर एक नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए 2 मार्क काटा जा रहा है। तो बताइए उन्होंने कितने रॉन्ग किए बोलने से, उन्होंने रॉन्ग किया कितना एक्स, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, तो बताइए एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कितने मार्क्स नेगेटिव होंगे बोलने से, सर जी 2x मार्क्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि मैं उनके नेट स्कोर की बात करूं, नेट स्कोर, ठीक है ना, नेट स्कोर, तो नेट स्कोर कितना हुआ बोलने से देखिए 590 माइनस एक्स, ये उनका करेक्ट होने पर, ठीक है, माइनस नेगेटिव भी तो हो रहा है, 2x भी तो हो रहा है नेगेटिव, ठीक है ना। अब उसका जो नेट स्कोर है ना वो कितना है बोलने से 387। देखिए इतना सब करने के बाद में ना, यानी कि राइट माइनस रॉन्ग करने के बाद में उसको नेगेटिव हटाने के बाद में 387 मार्क्स उसको मिला। तो बताइए अब इसको सॉल्व भी तो करना है ना, तो 5 9 जब 45 यानी कि 450 माइनस कितना होगा ये x माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका 2x, ये होगा आपका 5x, ठीक है ना, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होगा ये 387। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस 7x। यदि मैं इस 450 को इधर ला दूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए 450 में से हम लोग 387 को घटा देंगे, तो 450 में 387 को घटाने पर ये क्या आ जाएगा आपका 63 आ जाएगा, माइनस 63, ठीक है ना। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये कितनी बार 9 टाइम। चलिए तो x बराबर कितना आया 9। अब ये 9 क्या है, x क्या है बोलने से, x सर नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। तो बताइए उन्होंने कुल कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए बोलने से 9 क्वेश्चंस उन्होंने क्या किया था, रॉन्ग किया था। बात आई समझ में। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 9 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से देखिए, आई पेड 3/5 ऑफ अ बिल, मैंने किसी बिल का 3/5 भाग क्या कर दिया, पे कर दिया। यानी कि यदि मुझको कुल भाग टोटल मुझको 5 यूनिट पे करना होता ना, तो 5 यूनिट में से मैंने कितना यूनिट पे कर दिया बोल रहे हैं यहाँ पर, पेड कितना है 3 यूनिट तो पेड है, ठीक है ना। अब देखिए इफ़ ₹400 ऑफ द बिल इज स्टिल ड्यू, यानी कि अभी भी 400 रुपये क्या है बिल का ड्यू में। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल, हम लोग से पूछा गया है टोटल अमाउंट ऑफ बिल कितना है, ठीक है। तो देखिए 5 में से ना टोटल यूनिट, यदि टोटल बिल 5 का होता ना, 5 यूनिट होता तो उसमें 3 यूनिट तो पेड कर दिया। अभी ड्यू कितना है बोलने से, ड्यू की बात करूँ तो ड्यू है अभी आपका 2 यूनिट, कितना है 2 यूनिट अभी भी ड्यू है। बात क्लियर है ना। और 2 यूनिट का जो वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में 400 रुपये के बराबर दिया है। क्लियर है। तो देखिए 1 यूनिट बराबर कितना आएगा बोलने से, सर जी 1 यूनिट बराबर आएगा आपका 200 रुपये, ठीक है। हम लोग से पूछा है टोटल बिल, टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। तो देखिए टोटल अमाउंट जो है ना वो 5 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट बराबर 200 रुपये, तो बताइए कितना होगा, ये तो होगा आपका 1000 रुपीज़। क्लियर है ना, ये होगा आपका टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अ मैन हैज़ इन ऑल ₹640 in the denominations of 1 rupee, 5 rupee and 10 rupee notes. The number of each type of notes are equal. What is the total number of notes he has? यानी कि एक आदमी के पास में 640 रुपये था, जो किस फॉर्म में था, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के फॉर्म में था। और हर एक प्रकार के नोटों की संख्या क्या है, बराबर है। हम लोग से पूछा गया है नोटों की कुल संख्या कितनी है। बात आई समझ में। तो देखिए उस आदमी के पास में जो टोटल वैल्यू था ना, वैल्यू कितना था बोलने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझना है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 640 रुपये था, और ये 640 ना 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के फॉर्म में था। बात आई समझ में। और हर एक टाइप के नोटों का जो नंबर था ना वो क्या था, बराबर था। अब देखिए हम लोग को ना यहाँ पर दिया है वैल्यू, वैल्यू दिया है तो याद रखना हमेशा जो रेशियो दिया रहता है ना, रेशियो हमेशा किसका होता है, नंबर का होता है। बात आई समझ में। रेशियो किसका होता है, जो रेशियो दिया रहता है क्वेश्चन में वो हमेशा नंबर का दिया रहता है। क्लियर है। अब देखिए नंबर का जो रेशियो दिया है ना, कि चाहे वो 1 रुपये का नोट हो, चाहे वो 5 रुपये का नोट हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट ही क्यों ना हो, सारे टाइप के नोट इक्वल है नंबर में। बात आई समझ में। यानी कि यदि 1 रुपये के नोट 1 है तो आपका 5 रुपये का नोट भी 1 ही होगा, और 10 रुपये का नोट भी कितना होगा, 1 ही होगा। ये क्वेश्चन का कहना है। तो बताइए हम लोग के पास में वैल्यू है, हम लोग के पास में रेशियो ऑफ नंबर है, ठीक है ना, नोटों का नंबर है, नोटों के नंबर का रेशियो है।
तो हम लोग को क्या निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है किसका, वैल्यू का। बात क्लियर है, हम लोग को रेशियो निकालना होता है किसका, वैल्यू का। रेशियो निकालना है, लेकिन याद रखना है वैल्यू का निकालना है। क्लियर है ना। तो बताइए अब वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे। देखिए हम लोग के पास में एक नोट है, मान लेते हैं यूनिट में, रेशियो में। तो देखिए 1 रुपये का एक नोट में कितना रुपये होगा, वैल्यू कितना बनेगा बोलने से, सर जी ये तो 1 ही रुपये बनेगा ना। 1 रुपये के एक नोट पर 1 ही रुपये बनता है। 5 रुपये के एक नोट है हम लोग के पास में, तो एक नोट में कितना बनेगा बोलने से, सर जी ये तो 5 ही रुपये बनेगा। अब देखिए 10 रुपये के नोट की संख्या भी कितनी, 1 ही, तो बताइए कितना रुपये बनेगा, ये भी तो 10 रुपये बनेगा ना। तो देखिए रुपये 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 कैंसिल, और हम लोग के पास में देखिए क्या आ गया वैल्यू का रेशियो, 1:5:10। बहुत ही सिंपल, देखिए 1 आ गया, 5 आ गया और 10 आ गया। ये रेशियो आ गया आपका 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोटों के वैल्यू का। बात आई समझ में। तो बताइए मेरे पास में कुल वैल्यू कितना है बोलने से, सर जी यहाँ पर तो मुझको साफ साफ दिख रहा है ये 16 यूनिट है, और ये 16 यूनिट ना होके कितने रुपए, 640 रुपये उस आदमी के पास में। बात आई समझ में। तो 16 यूनिट किसके बराबर होगा, 640 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, 40 रुपये के बराबर होगा। बात क्लियर है ना। 1 यूनिट 40 रुपये के बराबर। ठीक, चलिए अब 1 यूनिट 40 के बराबर है, हम लोग से पूछा गया है उसके पास में कुल कितने नोट हैं। हम लोग को पता लग गया कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, 40 के बराबर, और ये भी पता है कि 1 यूनिट 40 के बराबर है। तो देखिए उसके पास में ना जो रेशियो है नंबर का, यानी कि 1 रुपये के नोट 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 40। बात आई समझ में। 5 रुपये के नोट 1 यूनिट, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 40 ही होगा। और 10 रुपये के नोट भी कितने यूनिट है, 40 ही है। तो इसका मतलब क्या होगा बोलने से, देखिए ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो देखिए उसके पास में ना, चाहे वो 1 रुपये का नोट हो, चाहे वो 5 रुपये का नोट हो, चाहे वो 10 रुपये का नोट हो, सारे प्रकार के नोटों की संख्या बराबर है 40 40 40। तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी बोलने से, कितना होगा, ये 120 होगा। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं इसी टाइप का और एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, अ बैग कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, रुपी कॉइन्स, 50 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स, और टोटलिंग 175 कॉइन्स है। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ऑफ ईच काइंड बी द सेम, द टोटल अमाउंट इन द बैग इज, यानी कि एक बैग में ना 3 प्रकार के सिक्के रखे जाते हैं। एक तो है आपका रुपी कॉइन्स है, 50 पैसे वाला कॉइन, और वहाँ पर रखा जाता है 25 पैसे वाला सिक्का, ठीक है ना। और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 175। देखिए हम लोग को दिया है ना टोटल जो कॉइन्स है ना, टोटल कॉइन कितना है, टोटल कॉइन्स है हम लोग के पास में 175, जिसमें से ना कुछ सिक्के किसके, 1 रुपये के, कुछ सिक्के 50 पैसे के, और कुछ सिक्के 25 पैसे के। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बोला गया है, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ ईच काइंड बी दी सेम, यानी कि यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो कुल मूल्य है ना वो समान हो या बराबर हो, तो हम लोग से पूछा गया है बैग में कुल कितने अमाउंट थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया है हम लोग के पास में कुल सिक्के 175। अब हम लोग को दिया है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो याद रखना जो रेशियो दिया रहता है ना, रेशियो हमेशा वैल्यू का दिया रहता है। किसका दिया रहता है, वैल्यू का, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, जो रेशियो वैल्यू का दिया रहता है ना उसको कन्वर्ट करना होता है किसमें, नंबर के रेशियो में, यानी कि नंबर के रेशियो में क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, वैल्यू के रेशियो को। तो कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले दिया गया है क्या, हर एक प्रकार के जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, सेम है। वैल्यू का जो रेशियो है क्या है, सेम है, यानी कि सिक्कों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, समान है। तो मान लिया कि मैंने को वैल्यू का जो रेशियो है ना वो 1 यूनिट रुपीज़ 1 यूनिट रुपीज़ 1 यूनिट रुपीज़ मान लिया। अब आप लोग खुद बताइए यदि हम लोग इसको नंबर में कन्वर्ट करें ना, तो देखिए ये 1 यूनिट रुपीज़ है, और 1 यूनिट रुपीज़ में 1 यूनिट रुपीज़ के जो सिक्के है ना, 1 रुपये वाला जो सिक्का है ना, बताइए 1 रुपये वाला सिक्का जो है ना वो 1 यूनिट रुपीज़ में कितना मिलेगा, बोलने से ये 1 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर भी ये 1 यूनिट रुपीज़ ही है, और हम लोग के पास में 50 पैसा है। तो बताइए 50 पैसे वाला जो सिक्का है ना वो 1 रुपये में कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पर 2, ठीक है। 25 पैसे वाला जो सिक्का है ना, खुद बताइए 25 पैसे वाला सिक्का 1 रुपये में कितना मिलता है, ये 4 मिलता है। बात है समझ में। तो मुझको यहाँ पर कुल कितना मिला बोलने से 4 और 2 6 और 1 7। मुझको ओवरऑल कितना यूनिट सिक्का मिला बोलने से 7 यूनिट सिक्का मिला।
और हम लोग के पास में कुल सिक्के कितने हैं 175 है। बहुत ही सिंपल है, ये आपका कोइंस है, टोटल नंबर ऑफ कोइंस 175। बात क्लियर। तो देखिए 7 यूनिट बराबर 175, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यही तो निकालना है ना। तो 1 यूनिट बराबर आएगा आपका 25 कोइंस। कितना आएगा 25 कोइंस। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। 1 यूनिट बराबर 25 कोइंस। अब हम लोग से पूछा गया है कि सभी प्रकार के जो कोइंस है ना उनका जो वैल्यू है वो बराबर है। तो हम लोग को निकालना है कि कुल राशि कितनी है। देखिए 1 यूनिट बराबर 25 रुपये, 1 यूनिट बराबर 25 कोइंस है तो 25 रुपये। देखिए 1 यूनिट किसके बराबर है 25 के बराबर है। तो देखिए चाहे वो 1 रुपये का नोट हो, 1 रुपये के नोटों की जो वैल्यू है वो कितनी है 25 रुपये, ठीक है ना। 50 पैसे वाला भी 1 यूनिट है तो ये भी कितना बनेगा 25 रुपये ही तो बनेगा ना। और 25 पैसे वाला भी कितना है 1 यूनिट ही है तो ये भी कितना बनेगा 25 रुपये ही बनेगा। तो कुल वैल्यू कितनी होगी बोलने से ये हो जाएगा आपका 75 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 75 रुपीज़। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है क्या, ए सम ऑफ रुपीज 6.25 इज मेड अप ऑफ 80 कोइंस विच आर आइदर 10 पैसे और 5 पैसे। द नंबर ऑफ 5 पैसे कोइंस इज। देखिए 6 रुपये 25 पैसा जो है ना वो 80 कोइंस से मिलके बना है, जिसमें से कुछ पैसे 10 पैसे वाला और कुछ है आपका क्या 5 पैसे वाला कोइंस है। बात आई समझ में। तो देखिए हम लोग के पास में 80 कोइंस है, ओवरऑल कोइंस कितना है 80, जिसमें से कुछ मैंने क्या बोला, एक तो है आपका 5 पैसे वाला कोइन, दूसरा है आपका 10 पैसे वाला कोइन। मैंने यहाँ पर पैसे से इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग से पूछा गया है कि जो 5 पैसे वाला जो कोइंस है ना वो कितने हैं। तो 5 पैसे वाला पूछा है तो मान लेते हैं कि जो 5 पैसे वाला जो कोइन है ना वो x है। देखिए 80 कोइंस में से ना x नंबर ऑफ कोइंस जो है ना वो 5 पैसे वाला है। तो बचाइए बचा हुआ जो होगा ना, बचा हुआ क्या होगा। देखिए 80 में x तो आपका 5 पैसे वाला है, तो बताइए 80 माइनस x क्या होगा, ये आपका 10 पैसे वाला कोइंस होगा। क्लियर है ना। यदि मैं कुल वैल्यू की बात करूँ ना तो कुल वैल्यू क्या होगा बोलने से, देखिए 5 पैसे का जो कुल अमाउंट होगा ना, हम लोग के पास में 5 पैसे वाला कोइन है, ठीक है, और 5 पैसे वाला कोइन कुल कितने x। तो बताइए x नंबर ऑफ कोइंस में कितना पैसा बनेगा 5x पैसा बनेगा। बात आई समझ में। चलिए अब 10 पैसे वाले की बात करूँ तो देखिए मेरे पास में 10 पैसे वाला कोइन है। अब कितना है बोलने से सर जी ये हमारे पास में 80 माइनस x है। तो बताइए कुल कितना वैल्यू बना बोलने से हम लोग गुना कर देंगे। अब टोटल ओवरऑल हम लोग के पास में कुल कितने अमाउंट है बोलने से सर जी हम लोग के पास में 625 पैसे है। ये पैसे में कन्वर्ट कर दो तो बात क्लियर। चलिए अब तो काम खत्म हो गया, यहीं से हम लोग कैंसिल भी कर सकते। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 से कितनी टाइम 125 टाइम। बात क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तो बचा है केवल x, इसको सॉल्व करेंगे 2 गुना 80 कितना होगा ये 160, और 2 इंटू एक्स होगा आपका 2x माइनस 2x हो जाएगा, और इधर में है आपका 125। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते देखिए ये x आ जाएगा माइनस x, और इसको इधर लाने पर ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 35। क्लियर है ना। देखिए x बराबर क्या आ गया 35। ये 35 क्या है x का मान। अब x क्या है बोलने से ये आपका होगा नंबर ऑफ क्या है आपका 5 पैसे कोइंस। तो 5 पैसे वाले कोइन की संख्या कितनी है 35 है। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग भी खुद से कर सकते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 और आज के सेशंस का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। देखिए सुमित हैड 85 करेंसी नोट्स इन ऑल। सुमित के पास में कुल नोटों की संख्या कितनी है 85, ठीक है ना। सम ऑफ व्हिच आर 100 रुपीज़ 100 डिनोमिनेशंस एंड द रिमेनिंग ऑफ रुपीज़ 50 डिनोमिनेशंस। कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स है उसके पास में, कुछ नोट्स किसके 50 रुपीज़ के 50 रुपीज़ के। तो टोटल अमाउंट दोनों को मिला के कितना है 5000 रुपीज़ है। तो बताना हम लोग को व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट। 50 रुपीज़ के नोटों की जो कुल वैल्यू है ना, कीमत क्या है हम लोग से पूछा है। क्लियर है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए हम लोग के पास में कुल नोटों की संख्या कितनी है 85। बात क्लियर। चलिए इस 85 में ना कुछ नोट से 50 रुपीज़ के और कुछ नोट हैं 100 रुपीज़ की। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए कुछ 50 रुपीज़ के नोट से कुछ 100 रुपीज़ के नोट है।
हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। तो मान लेते हैं कि 50 रुपीज़ वाला जो नोट है ना, उनकी संख्या मैंने मान ली यहाँ पर कितना है, ये x है। तो ये बचा हुआ जो 100 रुपीज़ वाला जो नोट होगा ना, वो कितना होगा बोलने से देखिए 85 नोट्स में से x तो आपका क्या है 50 रुपीज़ वाला है, तो बचा हुआ 85 माइनस x क्या होगा, ये आपका 100 रुपीज़ वाला होगा या नहीं होगा बताइए। अब बताइए यदि मैं यहाँ पर कुल वैल्यू की बात करूँ ना, तो देखिए 50 रुपीज़ वाला ना हम लोग के पास में x नंबर ऑफ नोट्स है, तो बताइए कुल कितना रुपये होगा 50 रुपीज़ वाला बोलने से। सर जी देखिए 50 रुपीज़ वाला ना एक नोट में 50 रुपीज़ है, तो बताइए x नंबर ऑफ नोट्स में कितना रुपये होगा 50x, क्लियर है। प्लस अब 100 रुपीज़ वाला नोट देखूँ तो देखिए हम लोग के पास में 100 रुपीज़ वाला नोट कितना है 85 माइनस x। एक नोट 100 रुपीज़ का, हम लोग के पास में कितने नोट है 85 माइनस x नोट से, तो दोनों को मिला के कुल कितना अमाउंट बना बोलने से बोल रहा है कि सर जी ये 5000 रुपीज़ बन रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों को मिला के कितना है 5000 रुपीज़ है। बात क्लियर है ना। चलिए ये देखिए 5000 यहाँ पर लिखा हुआ। अब यदि मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ और एक जीरो को यहाँ से हटा दूँ, तो कैंसिल करना मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। देखिए 5 से ये 5 1 से 5, 5 2 जी 10, देखिए 5 से ये कितनी टाइम 100 टाइम। बात क्लियर है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये x 2 इंटू 85 170, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है 5 से ये 100 टाइम दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए यदि मैं 2x में से ना इस x को घटा दूँ तो ये माइनस x हो जाएगा, और ये 170 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये होगा आपका -70। ये x बराबर कितना आया, x बराबर आया आपका 70। ये 70 क्या है बोलने से 70 होगा आपका नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स। चलिए नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स कितना होगा 70, क्लियर है। चलिए हम लोग से पूछा है वैल्यू, 50 रुपीज़ का वैल्यू पूछा है, तो बताइए 50 रुपीज़ के कुल नोट हम लोग के पास में कितने 70 नोट्स हैं, कितने रुपए के 50 रुपीज़ के। तो बताइए एक नोट में 50 रुपीज़, तो 70 नोट में कितना रुपीज़ होगा 3500 रुपीज़ होगा या नहीं होगा बताइए। तो ये हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। तो यही तक था आज का सेशंस, यहीं पर एंड करते। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशंस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हो सकता है मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ रूट के ऊपर बेस वो सारे सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।